रानी नाजिया एक सख्त और ठंडी इंसान थी, जबकि उनकी बेटी राजकुमारी नियाना चंचल और ऊर्जा से भरपूर। क्या होगा यदि उन्होंने स्थान बदल लिया? माँ बेटी बन गई और बेटी माँ बन गई। इस घोटाले के पीछे का कारण जानने के लिए वो फेरी टेल्स को जरूर देखें। असंभव। एक सप्ताह पहले नियाना को दुनिया की सबसे खुश राजकुमारी माना जाता था, क्योंकि उसके पास वो सब कुछ था जो आम लोग कभी चाहते थे। उसकी आंखों में खुशी की झलक के साथ चाहे कोई वस्तु कितनी भी दुर्लभ या कीमती क्यों ना हो, वो नियाना की होगी। लेकिन नियाना खुश नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो एक भरे हुए बुलबुले में फंस गई हो, जिससे वो बच नहीं सकती। उनके जीवन की सभी कहानियां केवल किताबों और कहानियों के माध्यम से ही जानी जाती थी। उसे स्वयं कुछ भी करने की अनुमति नहीं थी और थोड़े से प्रयास से ही एक नौकर उसकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाता था। यहाँ तक कि उसकी माँ के लिए धूप का संपर्क भी सीमित था, क्योंकि उसे डर था कि वो बीमार पड़ जाएगी। नियाना के दैनिक जीवन का हर विवरण दर्ज किया गया और उसकी माँ को रिपोर्ट दी गई। इस बीच नियाना को दुनिया का पता लगाने और उन जगहों पर जाना पसंद था जहाँ वो चाहती थी। निसंदेह उसकी माँ कभी सहमत नहीं होगी। नियाना एक गुड़िया थी और गुड़िया केवल महलों में रह सकती थी। क्यों? मैं बस एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीना चाहती हूँ। एक दिन एक खोया हुआ पक्षी नियाना के कमरे में उड़कर आ गया। नौकरों की लापरवाही का फायदा उठाकर नियाना ने पक्षी को रख लिया और खुद ही उसकी देखभाल करने लगी। जब पक्षी अपने पंखों के साथ ऊंची उड़ान भरने में सक्षम हो गया, तो नियाना ने शरारती ढंग से उसके पैरों में एक पत्र बांधकर बाहरी दुनिया से संवाद करने की कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ जब पक्षी ने प्रतिक्रिया दी। तब से वो पत्र मित्र के साथ नियाना का जीवन और अधिक दिलचस्प हो गया। पत्र मित्र ने नियाना को उन स्थानों के बारे में कई दिलचस्प बातें बताई जहाँ वो गया था। इसने नियाना को महल से भागने और उस जादुई जंगल में जाने का निर्णय करने के लिए प्रेरित किया, जहां वो हमेशा से जाना चाहती थी। लेकिन आखिरकार आजादी के इतने करीब होने की नियाना की खुशी खत्म हो गई। उसे रानियों और सैनिकों ने पकड़ लिया। ये गड़बड़ है, सचमुच गड़बड़ है। तुम्हें ऐसा करने की हिम्मत किसने दी? माँ, तुमने मेरा पत्र क्यों पढ़ा? तुम हमेशा मुझे एक बेजान गुड़िया की तरह संभालने की कोशिश क्यों करती हो? ऐसा व्यवहार न करे कि आप कुछ नहीं जानते। देखिए, आप ऐसा जीवन जी रहे हैं जो हर कोई चाहता है, तो फिर तुम ऐसे ही रहती रहो। क्या तुम सच में इसे सहन कर सकती हो माँ? मैं बस एक सामान्य व्यक्ति बनना चाहती हूँ। तनावपूर्ण माहौल के बीच एक तेज रोशनी चमकी और रानी और राजकुमारी दोनों बेहोश हो गए। जब वो जागे तो उनकी आत्माएं बदल चुकी थी। नियाना अपने माँ के शरीर में रह रही थी, जबकि उसकी माँ अपनी बेटी के शरीर में जाग चुकी थी। उनका व्यवहार अजीब था और चाहे वो कितना भी समझाएं, ये बहुत अविश्वसनीय था। राजा और बाकी लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत तनाव में थे, इसलिए एक दूसरे को अपने अपने कमरे में आराम करने दो। मौजूदा स्थिति के बारे में अधिक जागरूक नियाना ने इसे अपने जीवन को बदलने का एक अवसर के रूप में देखा। मुझे छोड़ दो, मजाक बंद करो नियाना, मैं बहुत व्यस्त हूँ। ऐसी कई चीजें हैं जिनसे मुझे निपटना है। नियाना ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि वो उसकी माँ को सबसे अच्छी और सबसे सख्ती से नियंत्रित वस्तुएं लाएं, जैसा कि उसने पहले अनुभव किया। अपनी बेटी के रूप में जीवन के पहले दिन के बाद रानी लगभग थक चुकी थी। मुझे मुक्त करो। क्या तुम्हें विश्वास है कि जब मैं अपने शरीर में लौटूंगी तो तुम्हें दंड नहीं दूंगी? ये जानते हुए कि उसने अपनी बेटी की गोपनीयता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, रानी ने उदासी के कारण नीना द्वारा अपने पत्र मित्र को लिखे गए पत्रों को गुप्त रूप से पढ़ा। मैं जानती हूँ कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, तभी तो वो मुझ पर इतना सख्ती से नियंत्रण रखती है। हालांकि मैं बस एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीना चाहती, भले ही इसके लिए मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, भूखा रहना पड़े या कष्ट सहना पड़े। मुझे अभी जाना होगा। मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है। मेरे साथ जादुई जंगल में चलो। मैंने पढ़ा है कि वहाँ एक फूल है जो मेरी माँ के गंभीर सिरदर्द को ठीक कर सकता है। मैं गलत थी, मैंने इसे गलत समझा। सौभाग्य से अंततः पत्र मित्र प्रकट हो गया। ये वही व्यक्ति था जिसके साथ रानी ने पहले राजकुमारी को ये सोचकर खेलने से मना कर दिया कि वो चोर है और भरोसेमंद नहीं है, लेकिन अब ये वही था जिसने उसे महल से भागने में मदद की। रानी माँ को एहसास हुआ कि उन्हें अपने विचार दूसरों पर नहीं थोपने चाहिए और उन्होंने अपनी बेटी को लगभग अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया। इस बीच रानी के रूप में नियाना ने आनंद लेने और मौज मस्ती करने के लिए खुद को एक दिन समर्पित करने का फैसला किया। अब मैं स्वतंत्र रूप से बाहर जाकर मौज मस्ती कर सकती हूँ। नहीं, आप नहीं कर सकते। आपको अभी भी अपना काम पूरा करना है। चलो भी, इसमें केवल थोड़ा समय लगेगा।
रानी के रूप में रहते हुए और हाथ में मोहर होने के कारण नियाना जादुई जंगल को नष्ट करने के आदेश को रद्द करने में सक्षम थी। नियाना ने अपने काम को मंजूरी देने और उसका समाधान करने पर ध्यान केंद्रित किया जब तक कि वो रानी माँ के दीर्घकालिक सिर दर्द से पीड़ित नहीं हो गई। इससे पता चला कि उनकी माँ देश और परिवार के लिए इतना व्यस्त थी कि उनके पास खुद के लिए समय नहीं था। महामहिम, क्या आज कोई राजकुमारी से मिलने आया? आपने इसे पहले कभी नहीं छोड़ा होगा। नियाना ने फैसला किया कि उसे अपनी माँ की बीमारी को ठीक करने के लिए कीमती फूल खोजने के लिए जादुई जंगल में जाने की अपनी योजना को तुरंत जारी रखना होगा। पहली बार महल के बाहर जीवन का अनुभव करते हुए नियाना हर चीज से आश्चर्यचकित और प्रसन्न थी। हालांकि उसकी उत्तेजना उसके लिए अप्रत्याशित रूप से परेशानियां भी लेकर आई। चोरों के एक समूह ने देखा कि नियाना के पास पैसा है और उसे अपहरण करने का लालच दिया। बेशक नियाना जल्द ही इन अपहरणकर्ताओं के जाल में फंस गई। हालांकि उसे उसके पत्र मित्र और रानी ने बचा लिया जो वहां से गुजर रही थी। नियाना को एहसास हुआ कि उसकी माँ की पिछली चेतावनियां बिल्कुल सही थी। मुझे क्षमा करें नियाना, मैं बस आपको सर्वोत्तम वातावरण प्रदान करना चाहती थी। मुझे डर है कि तुम्हें चोट लग जाएगी या तुम गिर जाओगी। मुझे क्षमा करें, ये मेरी गलती है। मैं आपके दिल को नहीं समझती और हमेशा अपनी इच्छाओं का पालन करना चाहती हूँ। कभी कभी विफलता एक आवश्यक अनुभव है। इसके लिए धन्यवाद। आप दोनों अंततः एक दूसरे को समझते हैं। ये सही है। इस क्षण एक बार फिर जादू हुआ, ठीक उसी क्षण की तरह जब उन दोनों ने शरीर की अदला बदली की थी। जब वे जागे तो नियाना ने देखा कि उस जादुई जंगल में एक नाव तैर रही है जहाँ वह हमेशा जाना चाहती थी। माँ, हम वापस सामान्य हो गए। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं इसे राजकुमारी को दिखाना चाहती हूँ। जैसे ही आवाज धुंधली हुई, पुरानी स्मृति का एक टुकड़ा सामने आया। उस वर्ष तक राजा के साथ इस जंगल में यात्रा करते समय रानी ने राजकुमारी नियाना को जन्म दिया। सौभाग्य से पूरा शाही परिवार क्रूर जानवरों के झुंड से बच गया। हालांकि क्योंकि नियाना का जन्म समय से पहले हुआ था, उसकी सांसें नाजुक थीं और कमजोर थीं। हे शक्तिशाली जलपरी, कृपया मेरे बच्चे को जीवित रहने दो। मैं उसके बदले अपना जीवन काल देने को तैयार हूँ, चाहे कितने ही वर्ष क्यों न हो। माँ और बेटी के बीच के पवित्र बंधन से प्रेरित होकर जलपरी ने रानी के जीवन काल को उस राशि से कम करने की कीमत पर नियाना को अतिरिक्त 18 वर्ष का जीवन दिया। समय बीत गया और जैसे जैसे नियाना का 18वां जन्मदिन नजदीक आया, रानी का डर और अधिक बढ़ने लगा। अपनी बेटी के प्रति उसके प्यार ने उसे जंगल को नष्ट करने जैसे घृणित कार्य करने के लिए लगभग प्रेरित कर दिया। मैं सचमुच घृणित और स्वार्थी हूँ। मैंने केवल नियाना को जीवित रखने के लिए जो कुछ भी करना होगा उसको करने के बारे में सोचा। मैं उससे माफी मांगती हूँ। समय आ गया है, आज मैं नियाना को ले जाऊंगी। कृपया उसे अधिक समय दे, मेरे जीवन काल के किसी भी कीमत पर, या यहाँ तक कि मेरे अपने जीवन की कीमत पर भी। कृपया नियाना के लिए बस 1 वर्ष और अभी वो बहुत छोटी है। राजकुमारी, तुम्हारी माँ का प्यार समझ में आता है। माँ, कृपया ऐसा मत करो। 18 साल, आपको मेरे जीवन में 18 साल रहने के लिए मैं पहले से ही बहुत खुश हूँ। मैं नियाना को एक सामान्य मानव जीवन नहीं दे सकती, लेकिन क्योंकि राजकुमारी ने इस जंगल को बचाकर अच्छे काम किए हैं, मैं उसे यहाँ एक प्रकृति आत्मा बनने की अनुमति दूंगी। इस शीर्षक के तहत नियाना स्वतंत्र रूप से रह सकती थी, शानदार प्राकृतिक दुनिया का पता लगा सकती थी। और एक विशेष अधिकार के रूप में हर साल जलपरी ने नियाना और उसकी माँ को फिर से मिलने का मौका दिया। माँ, मुझे ये दिखाने के लिए धन्यवाद कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। मेरा जीवन आपकी वजह से अस्तित्व में है। मैं इसे संजो कर रखूंगी, खुशी से जीऊंगी। देखिए, तीनों राजकुमारी एल्सा, स्नो व्हाइट और टेंजरीन की छाती पर एक समान निशान है। उन्हें क्या हुआ? आइए आज की कहानी में गोता लगाते हैं वो फेरी टेल्स के साथ। एक बार की बात है, टेंजरीन नाम की एक छोटी लड़की थी जो अपनी माँ के साथ एक ऊंची और खड़ी मीनार में रहती थी। मेरी छोटी राजकुमारी, बाहर की दुनिया खतरों से भरी है। बेहतर यही होगा कि अपनी जिज्ञासा को भटकने न दे और उधम से बाहर निकले। बस यहाँ अंदर सुरक्षित रहो। मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपकी चिंता करती हूँ। टेंजरीन स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु थी और वो ये जानने के लिए तरस रही थी कि बाहर की दुनिया कैसी है, लेकिन उसने आज्ञाकारी रूप से अपनी माँ की सलाह का पालन किया और खुद को ऊंचे टावर के अंदर एक जीवन तक समर्पित किया। दिन ब दिन वो छोटी खिड़की के फ्रेम के माध्यम से केवल बहते बादलों और पेड़ों को देख सकती थी। उसकी माँ अभी भी हर दिन टावर के शीर्ष पर चढ़ जाती थी और एक रहस्यमय कमरे में समय बिताती थी। कभी कभी नीली रोशनी की कुछ किरणें दरार से दिखाई देती थी।
मुझे आश्चर्य है कि मेरी माँ वहाँ ऊपर क्या कर रही है। वो हमेशा इतना समय उस कमरे में बिताती है। क्या मुझे वहाँ जाकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी माँ मुझ पर नाराज होंगी। एक दिन टैंजरीन की माँ अपने चेहरे पर एक उदास अभिव्यक्ति के साथ कमरे से बाहर निकली। माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? दरअसल कुछ ऐसा है जो मैं तुमसे छुपा रही हूँ। आप इस राज्य की राजकुमारी हो। अतीत में राजा और उसके 2 दोस्तों ने मिलकर डार्क विच को हरा दिया, लेकिन बाद में उन दोनों दोस्तों ने राजा को धोखा दिया और कीमती मुकुट और जादू का हार ले गए, जिससे आपके पिता इतने दुखी हुए कि वे बीमार पड़ गए और उनका निधन हो गया। उन्होंने आपको और राज्य को मुझे सौंप दिया और आपकी अच्छी देखभाल करने के लिए कहा, लेकिन अब डार्क विच लौटने के संकेत दे रहा है और मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक आपकी देखभाल कर सकूंगी। दुष्ट डायन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। हमें 2 अन्य लोकों में जाना होगा जहाँ अन्य 2 राज्य मौजूद है और खजाने को वापस लाने का रास्ता खोजना होगा। हम उन दोनों राज्यों में कैसे जा सकते हैं माँ? कृपया मुझे बताओ। मैं राज्य में लोगों की रक्षा करने में आपकी मदद करने का एक तरीका ढूंढ लूंगी। वास्तव में आप दुनिया के जोड़ने वाले द्वार को खोलने की कुंजी हो। आपके भीतर ऊर्जा का एक बहुत शक्तिशाली स्रोत है, लेकिन मेरे पास आपको जाने देने का दिल नहीं है। मुझे डर है कि तुम खतरे में होंगी। माँ, चिंता मत करो, मैं सुरक्षित वापस आऊंगी। कृपया मुझे आपकी मदद करने के लिए कुछ करने दे। ठीक है, तो आपको बस इस दरवाजे को छूना है और आपको पहली दुनिया में ले जाएगा। जब आप उस दुनिया में प्रवेश करते हैं तो याद रखें कि जितना हो सके अंडे को जमीन पर फोड़े। यह आपको दूसरे दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करेगा। अपना ख्याल रखना। छोटी बच्ची ने अपनी माँ की बातें मानी और सोने के अंडे को कसकर पकड़ लिया। उसने अपना हाथ गेट पर रखा और उम्मीद के मुताबिक गेट खुल गया और उसे अंदर खींच लिया। टैंजरीन ने पहले दुनिया में कदम रखा और सुगंधित फूलों और अजीब घासों से भरी भूमि को पाकर आश्चर्यचकित रही। उस अंधेरे और उदास जगह के विपरीत जिसकी उसने कल्पना की थी। अपनी माँ के निर्देशों का पालन करते हुए टैंजरीन ने सोने के अंडे को पकड़ा और जितना हो सके उसे जमीन पर पटका। अंडा जल उठा और एक भयानक बदसूरत राक्षस उसके सामने प्रकट हुआ। राक्षस गुस्से से गुर्राया और इमारतों को नष्ट करने के लिए भागा, जिससे इलाके के लोगों में डर पैदा हो गया। उसी समय बर्फ सफेद त्वचा, रक्त लाल होंठ और आबूनस जैसे काले बालों वाली एक सुंदर लड़की दिखाई दी। बहादुर लड़की ने राक्षस पर तीर चलाए, लेकिन वो चकमा दे गया और उस पर हमला करने की तैयारी करने लगा। ओह, क्या ये ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने सोने के अंडे को तोड़ दिया, जिससे हर कोई खतरे में है? लेकिन मेरी माँ ने मुझे सोने का अंडा क्यों दिया और मुझे इसे तोड़ने के लिए क्यों कहा, जिससे सभी को खतरा हो? वो क्या सोच रही थी? चाहे कुछ भी हो, मुझे पहले लोगों की मदद करने का तरीका खोजना होगा। टैंजरीन ने समाधान के लिए इधर उधर देखा और सड़क के दूसरी ओर फलों से भरी एक टोकरी देखी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने टोकरी को पकड़ लिया और उसकी सामग्री को जमीन पर गिरा दिया, जिससे राक्षस लड़खड़ाकर गिर गया। सुंदर लड़की ने इस मौके का फायदा उठाया और अपना धनुष खींच लिया। टैंजरीन की गर्दन की चारों ओर का हाथ चमक उठा और उसकी शक्ति तीर में घुस गई, जिससे उसने सीधे राक्षस में गोली मारी और उसे नीचे गिरा दिया। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे नायक हो। मैं स्नो वाइट हूँ, इस राज्य की राजकुमारी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ से आए हैं? मैं सिर्फ एक यात्री हूँ जो यहाँ से गुजर रही थी। मैं इस दुनिया में ठोकर खा गई। मुझे नहीं पता कि आगे कहाँ जाना है। तो मेरे साथ आओ। चलो एक साथ महल चलते हैं। मैं आपका सभी से परिचय करवाऊंगी। हर कोई, ये हमारी नायक है। कृपया उसके साथ दया और सम्मान से पेश आइए। जब मैं यहाँ पहुँची तो मुझे लगा कि वो बहुत दुष्ट होगी, लेकिन वो लड़की इतनी दयालु और गुणी क्यों है? मैंने जो कल्पना की थी वो उससे बिल्कुल अलग है। टैंजरीन और स्नो वाइट अपने दिन एक साथ खेलते और बातें करते हुए बिताते थे, इसीलिए वो जल्दी गहरे दोस्त बन गए। मेरे साथ आओ टैंजरीन, आज मैं आपको अपने सबसे करीबी दोस्त से मिलाने ले जाऊंगी। टैंजरीन सहमत हो गया और स्नो वाइट के साथ जमे हुए राज्य में चला गया और ठीक उसी समय उसने देखा कि लोग विद्रोह की स्थिति में है। एल्सा के चेहरे पर एक उदास का भाव था और ऐसा लग रहा था कि वो कहीं जाने की तैयारी में है। एल्सा, ये हमारी हीरो है। वो बहुत दयालु है और मैं उसे आपसे मिलाने के लिए लाना चाहती थी। लेकिन आपके राज्य को क्या हुआ? जनता इतनी परेशान क्यों है? वे कहते हैं कि मैं रानी होने के काबिल नहीं हूँ क्योंकि मैं एक महिला हूँ। इसलिए मैं उन्हें गलत साबित करने के लिए जमे हुए दिल की तलाश करने की योजना बना रही हूँ। फिर हम आपके साथ चलेंगे और हमारे पास जो कुछ भी है उसमें आपकी मदद करेंगे। ठीक है टैंजरीन? हाँ बिल्कुल। उन तीनों ने जल्दी से बर्फ के पहाड़ पर अपना रास्ता बनाया और उस पर चढ़ने की कोशिश की। हालांकि बर्फ फिसलन से भरी थी और टैंजरीन लगभग फिसल गई और नीचे गिर गई। सौभाग्य से एल्सा टैंजरीन को वापस पकड़ने में सक्षम थी और वो तीनों ऊपर चढ़ते रहे और अंत में वो कठिनाई से शीर्ष पर पहुंच गए।
जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, वे एक गुफा में घुसे और ऊपर से गिरने वाले तीखे हिमकणों द्वारा उन्हें रोक दिया गया। वे तीनों इस बारे में अनिश्चित थे कि आगे क्या करना है, लेकिन टेंजरीन को एक चतुर विचार आया। उसने बर्फ का टुकड़ा उठाया और जोर से आवाज करते हुए आगे फेंक दिया। जैसा कि टेंजरीन ने भविष्यवाणी की थी, तेज आवाज के कारण और अधिक बर्फ के टुकड़े नीचे गिरे और ऐसे ही वे अपना रास्ता साफ करने के लिए बर्फ के टुकड़े फेंकते हुए आगे बढ़ते रहे, जब तक कि वे जमे हुए दिल के करीब नहीं आ गए। अचानक एल्सा की ओर एक तेज हिमस्खलन गिरा। ये देखकर टेंजरीन और स्नो व्हाइट तेजी से एल्सा की ओर दौड़े, उसे गिरते हुए हिमलम्ब से दूर खींच लिया। वे तीनों अपना संतुलन खो चुके थे और एक दूसरे पर गिर पड़े थे, लेकिन वे जल्दी से उठे और स्थिति पर हंसे। एल्सा जमे हुए दिल की ओर चल पड़ी और उसे छुआ, जिससे दिल चमक उठा और उसके हाथ से लिपट गया। फिर वो ऊपर उड़ गया और उसके मुकुट पर मणि बन गया। टेंजरीन की भौहें तन गई, क्योंकि वो जानती थी कि 2 खजाने अब उसकी पहुंच के भीतर थे। हालांकि वो झिझकी, क्योंकि वो अपनी यात्रा के दौरान एल्सा और स्नो व्हाइट के करीब हो गई थी और उन्हें अपना दोस्त मानती थी। उस रात एल्सा ने सिंहासन पर अपने आरोहण को चिन्हित करने के लिए एक छोटे से उत्सव की मेजबानी की। तीनों लड़कियों ने इतना मजा किया कि वो थक गई और पार्टी के बाद सो गई। टेंजरीन गहरी नींद में सो गई और उसने अपनी पालक माँ के बारे में एक सपना देखा। मेरी प्रिय, आपको जल्दी से दोनों खजानों को खोजना होगा और उन्हें वापस लाना होगा। राज्य खतरे में है। टेंजरीन अचानक जाग गई और उसी समय उसके सामने उसकी दुनिया का एक पोर्टल खुल गया। हालांकि वो थोड़ा दोषी महसूस करती थी, टेंजरीन जानती थी कि उसे क्या करना है, हार और मुकुट चुराना है। जैसे ही उसने घर लौटने के लिए पोर्टल के माध्यम से कदम रखा, टेंजरीन मदद नहीं कर सकी और अपने 2 दोस्तों को गहरी नींद में सोते हुए आखिरी बार देखने लगी। घर पहुंचने पर टेंजरीन ने जल्दी से हार और मुकुट अपनी मां को सौंप दिया। उसकी मां ने हार पहना और मुकुट उसके सिर पर रख दिया। तुम मूर्ख लड़की हो। वे 2 राज्य वास्तव में आपके पिता के सहयोगी थे। अंतिम युद्ध में उन्होंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। और अब आप मेरी परम शक्ति को पूरा करने के लिए पहेली का अंतिम टुकड़ा हो। यहाँ आओ मेरी बच्ची। जैसे ही माँ ने टेंजरीन की जीवन शक्ति को खत्म करने के लिए आगे बढ़े हुए हाथों से संपर्क किया, उसने संघर्ष किया और घृणा और अवहेलना से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। अपने सबसे बड़े दर्द के बीच वो बहादुर बनी, अपनी मुट्ठी कसकर भींची और जोर से चीख निकाली। उसी क्षण उसके सीने पर मुकुट के आकार का निशान दिखाई दिया। दूसरी दुनिया में स्नो व्हाइट और एल्सा के शरीर पर भी इसी तरह के निशान दिखाई दिए। ये पता चला कि उन तीनों के बीच एक संबंध था, राजकुमारियों के बीच एक संबंध था। इस शक्ति ने उनकी दुनिया के बीच एक प्रवेश द्वार खोल दिया और स्नो व्हाइट और एल्सा समय पर मदद करने के लिए पहुंच गए। जिस क्षण वे तीनों एक साथ खड़े हुए, उनके निशान चमक उठे और खजाने अपनी असली मालिकों के पास लौट आए। वे एक बार और सभी के लिए दुष्ट चुड़ैल को खत्म करने के लिए हाथ पकड़ते हैं और एक साथ जादू करते हैं। चुड़ैल के हारने के बाद टेंजरीन ने अपने 2 दोस्तों से माफी मांगी और उन्होंने उसे पूरी तरह से समझा और माफ कर दिया। उनके बीच कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं थी। तीनों राजकुमारियों ने अपने अपने राज्यों पर शासन किया, लेकिन वे नियमित रूप से एक दूसरे से मिलने जाती थीं और हमेशा खुश रहती थीं।